हेलो मित्रों, आज रीजनिंग में चर्चा का विषय होगा डाइस अर्थात पासा। तो सबसे पहले हम ये जानें कि पासा होता क्या है। तो पासा एक त्रिविमी आकृति होती है। त्रिविमी का आशय होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अर्थात उदाहरण स्वरूप आप कह सकते हैं घन अथवा घना, जिसके सभी फलकों पर कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। सभी फलकों पर कोई ना कोई अंक, अक्षर या शब्द लिखा हो या कोई आकृति छपी हो तो वो पासे की स्थिति होती है। तो आप परिभाषित कर सकते हैं पासा एक त्रिविमी आकृति होती है जिसके सभी 6 फलकों पर कोई ना कोई अंक, अक्षर या शब्द लिखा हो या कोई आकृति छपी हो तो पासा होता है। अब आप ध्यान दें कि पासे से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें मुख्यतः 2 स्थितियां होती हैं। एक होती है किसी सतह की विपरीत सतह और दूसरी होती है किसी सतह की पड़ोसी सतह। तो अब अगर आप घन को ध्यान में रखें तो किसी भी सतह पर अगर आप देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी सतह के एक विपरीत सतह होती है। विपरीत का आशय सम्मुख, और 4 पड़ोसी सतह होते हैं। पड़ोसी का आशय है सटी हुई अर्थात जुड़ी हुई अर्थात निकटवर्ती। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पासे में किसी भी सतह के एक विपरीत सतह होती है जबकि 4 पड़ोसी सतह होते हैं। अब पासे की 2 स्थितियां होती हैं जिसे हम नाम देते हैं। पहला होता है मानक पासा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्डाइज, और दूसरा होता है सामान्य पासा। जिसे हम जनरल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। अब ध्यान दें कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। तो मानक पासे पर केवल और केवल अंक होता है, अंक के अलावा इस पर कुछ नहीं होता है। जबकि सामान्य पासे पर अंक के अलावा, सामान्य पासे पर अंक के अलावा कोई ना कोई अक्षर, शब्द या कोई ना कोई चिन्ह होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अंक के अलावा अगर कुछ भी है तो किस पर होगा? सामान्य पासे में होगा। अगर अंक हैं तो हमें ज्ञात करना होगा कि मानक है कि अथवा सामान्य है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अंक होने पर हम कैसे ज्ञात करेंगे कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो मानक पासे में, मानक पासा अंक होने पर मानक पासा ज्ञात करने के लिए इसको परिभाषित करते हैं। मानक पासे में विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होता है। मानक पासे में विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग कितने के बराबर होता है? 7 के बराबर होता है, तो मानक पासा होता है। तो मित्रों, अगर हम किसी पासे को चित्र में जब दर्शाते हैं तो हमें विपरीत सतहें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे अगर हम यहाँ पर एक चित्र को दर्शा दिए, अगर हम चित्र को दर्शा रहे हैं, इस पर अंक लिख देते हैं, तो यहाँ पर किसी भी सतह का विपरीत सतह दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो इस परिभाषा के आधार पर यह ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि विपरीत सतह दिखाई नहीं दे रही है तो मानक है कि सामान्य है। तो अगर इस परिभाषा से ये पता नहीं चल पा रहा है कि मानक है कि सामान्य है तो इसका अनुमान कैसे लगाएंगे, इसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो आप जरा ध्यान दें कि अगर विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होता है तो अगर एक ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा? 6 होगा। 2 के सामने क्या होगा? 5 होगा। और 3 के सामने क्या होगा? 4 होगा। तो
विपरीत सतहों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये क्या होगा, मानक पासा होगा। लेकिन चित्र में विपरीत दिखाई नहीं पड़ रही है, तो लेकिन यहां पर अगर हम ध्यान दें तो पड़ोसी सतह के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है कि ये मानक है कि सामान्य है। तो आप ध्यान दें कि अगर विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होगा तो मानक पासा होगा। लेकिन अगर इसको विपरीत सतहें दिखाई पड़ती नहीं तो पड़ोसी सतह के आधार पर कैसे ज्ञात करेंगे। अगर विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होगा तो कभी पड़ोसी सतहों पर, दो पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग कभी 7 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से मानक पासे की परिभाषा ये हुई कि दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होता है तो मानक पासा होता है। लेकिन इसको पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान क्या करनी होगी। तो इसकी पहचान होती है दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर न हो। परिभाषा में विपरीत का योग 7 के बराबर हो और पहचान में दो पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर न हो तो क्या होता है, मानक पासा होता है। जैसे कि हमने आपको चित्र में दर्शाया है 1 2 3 3 सतहें दिखाई दे रही हैं, 2 और 1 3, 3 2 5, 3 और 1 4। यहां पर इन दो सतहों को लेते हैं तो 2 1 3 हो रहा है, इन दोनों को ले रहे हैं 3 2 5 हो रहा है, इन दोनों को ले रहे हैं 3 1 4 हो रहा है, अर्थात कोई भी योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि चित्र में तो दिख रहा है तो हो क्यों सकने की स्थिति आ रही है, तो यह महज एक संभावना है। तो अर्थात आप ध्यान दीजिए कि मानक पासे को पूर्णतः दर्शाने के लिए कम से कम 2 चित्रों का होना बहुत आवश्यक है। एक चित्र के द्वारा केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है, पूर्णतः स्थिति को प्रकट नहीं किया जा सकता है। तो अब आइए हम इसके साथ एक दूसरा चित्र भी अगर दर्शा लेते हैं। तो अब दोनों चित्रों के द्वारा हमें 6 की 6 सतहें दिखाई दे रही हैं। अगर 6 सतहें दिखाई दे रही हैं तो अब हम हर संभव पड़ोसी सतह को जोड़ेंगे। तो यहां पर जोड़ेंगे तो 1 धन 2 बराबर कितना है, 3 है। 2 धन 3 बराबर कितना है, 5 है। 3 धन 1 बराबर कितना है, 4 है। कोई भी योग 7 नहीं हो रहा। यहां पर देख लें 4 धन 5 बराबर कितना है, 9। 5 धन 6 बराबर कितना है, 11। 6 धन 4 बराबर है कितना, 10। तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं दो निकटवर्ती सतहों को लेकर के अगर हम जोड़ रहे हैं तो योगफल 7 से कम आ रहा है या 7 से ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये क्या है, मानक पासा है। क्योंकि आपने देखा कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने से योगफल 7 नहीं प्राप्त हुआ। आइए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। आपका एग्जाम्पल होगा, नीचे दिए गए चित्र की सहायता से अंक 4 के विपरीत सतह पर अंकित अंक ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए चित्र की सहायता से अंक 4 के विपरीत सतह पर अंकित अंक ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान दें, आपके पास 2 चित्र हैं, दोनों चित्रों में अंक अंकित हैं। और सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि अगर अंक हैं तो हमें ये ज्ञात करना है कि मानक है कि सामान्य है। तो हमें अगर ये पता करना है कि मानक है सामान्य है तो हम इसके 2 पड़ोसी सतहों को लेकर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो 4 धन 2 बराबर कितना है, 6 है। 2 धन 1 बराबर कितना है, 3। 1 धन 4 बराबर 5। 6 धन 5 बराबर 11। 5 धन 3 बराबर 8। 3 धन 6 बराबर 9।
आप देख रहे हैं हम दो दो पड़ोसी सतहों को लेकर जोड़ रहे हैं, कोई भी योग 7 नहीं प्राप्त हो रहा है, अर्थात या तो 7 से कम प्राप्त हो रहा है या 7 से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है क्या? ये है मानक पासा। अगर ये मानक पासा है तो अब हम परिभाषा को लाते हैं। तो मानक पासा है तो मानक पासे में दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, अगर ये सिद्ध हो गया कि मानक पासा है तो 1 का विपरीत कितना होगा? 6 होगा, 2 का विपरीत कितना होगा? 5 होगा, और 3 का विपरीत कितना होगा? 4 होगा। तो आपके प्रश्न में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अंक 4 के विपरीत सतह पर अंकित अंक क्या है? तो अंक 4 के विपरीत सतह पर अंकित अंक क्या है? 3 है। इस तरह से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह मानक पासे में केवल अंक होता है, और मानक पासे में पड़ोसी सतहों के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि ये मानक पासा है कि नहीं। अगर मानक है तो इसका मामला सदैव निश्चित होता है कि किसका क्या विपरीत होता है। अब आइए हम चलते हैं सामान्य पासे पर। अगला स्थिति है आपकी सामान्य पासा। तो मित्रों, अभी आपने ये कहा, देखा कि मानक पासे पर केवल अंक होता है और सामान्य पासे पर अंक के साथ साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा कि अंक होने पर पड़ोसी सतहों में को जोड़ने पर 7 नहीं प्राप्त हुआ तो मानक हुआ। तो अंक होने पर आप ये कैसे जानेंगे कि सामान्य है? तो आप सामान्य पासे को परिभाषित करना हो तो सबसे पहले आप ये कह लीजिए कि अगर हम चेक करेंगे कि वो मानक है कि नहीं। अगर मानक है तो ठीक, अगर मानक नहीं है तो क्या होगा? सामान्य होगा। तो इस आधार पर आप सामान्य पासे को परिभाषित कर सकते हैं और कह सकते हैं, यदि पासे के दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो। दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो, या पासे की सतहों पर कोई ना कोई अक्षर, शब्द या आकृति छपी हो, तो क्या होता है? सामान्य पासा होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, तीन, 4, 5 जैसे एक चित्र आपके साथ दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो पड़ोसी सतह को ले रहे हैं। 3 और 4 कितना है? 3 धन 4 बराबर कितना है? 7 है। 4 धन 5 बराबर कितना है? 9 है। 5 धन 3 बराबर कितना है? 8 है। इन 4, 5, 5, 3 से तो नहीं हो रहा, लेकिन 4 और 3 कितना हो रहा है? क्योंकि अगर ये मानक पासा होता तो 3 का 4 कभी पड़ोसी न होता, अर्थात इसके विपरीत होता। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि यह चित्र किसका है? सामान्य पासे का है। अगर आपके चित्र में कोई अक्षर लिखा गया है, जैसे KL, कोई अक्षर लिखा गया है, तो भी क्या होता है? सामान्य पासा होता है। और कोई शब्द लिखा हो, तो क्या होता है? सामान्य पासा होता है। या कोई आकृति छपी हो तो भी क्या होता है? सामान्य पासा होता है। इस आधार पर आप सामान्य पासे को परिभाषित कर सकते हैं, यदि पासे के दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो, या पासे की सतहों पे कोई अक्षर या शब्द लिखा हो या कोई आकृति छपी हो, तो वह क्या होता है? सामान्य पासा होता है। तो आपने देखा कि मानक पासे के पहचान मात्र से ही किसी सतह का विपरीत सतह ज्ञात हो जाता था, लेकिन सामान्य पासे में तो अंक के अलावा अक्षर, चिन्ह या शब्द हैं, तो इनके लिए किसी सतह में, इन ऐसी स्थिति में किसी सतह का विपरीत सतह कैसे ज्ञात करते हैं? तो मित्रों, सामान्य पासे में किसी भी सतह का विपरीत सतह ज्ञात करने से रिलेटेड जो प्रश्न की प्रकृति होती है वह 3 तरह की होती है। और आप ये ध्यान दें कि सामान्य पासे में
किसी प्रश्न कंप्लीट प्रश्न को दर्शाने के लिए कम से कम 2 चित्र की आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम सामान्य पासे में किसी भी प्रश्न में किसी भी सतह का विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं और इसकी कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। तो सामान्य पासे में किसी भी सतह का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो स्थितियां होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जिसमें हम नाम देते हैं 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन एंड नो फेस कॉमन। 1 फेस कॉमन का आशय है कि 2 चित्रों में एक सतह उभयनिष्ठ हो। दूसरा है 2 चित्रों में 2 सतह उभयनिष्ठ हो। तीसरा है 2 चित्रों में कोई सतह उभयनिष्ठ न हो। तो सामान्य पासे में हमने आपसे बताया कि प्रश्न की प्रकृति 3 तरह की होती है। पहला होता है जब 2 चित्रों में एक सतह कॉमन हो। जब 2 चित्रों में एक सतह कॉमन हो, इसको हम नाम देते हैं 1 फेस कॉमन। आइए चित्र के द्वारा देखें। अब आप देखें, आपके पास एक पासे के 2 चित्र दर्शाए गए हैं, जिस पर क्या लिखा गया है, अक्षर लिखा गया है। तो अक्षर लिखे होने से आपको पता चल गया कि ये कैसा है, सामान्य पासा है। अगर ये सामान्य पासा है तो दोनों चित्रों पे अगर हम नज़र डालें तो हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? टी। दोनों चित्रों में क्या कॉमन है? टी, अर्थात एक सतह कॉमन है। एक सतह कॉमन होने को इसको क्या कहते हैं? 1 फेस कॉमन। अब बात यह है कि अगर 2 चित्रों में एक सतह उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए मित्रों हम करते क्या हैं, दोनों चित्रों के कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में चलकर एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। अब दोनों चित्रों में कॉमन क्या है? टी है। टी से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो अगर हम टी से घड़ी की दिशा में चलते हैं तो आप कैसे पाएंगे? चलने की स्थिति को देखें, जो कॉमन स्थिति है वहां से क्लॉकवाइज चलते हैं, TRH। अब इसको लिखते हैं, यहाँ पे है TRH। अगर हम इसमें चलते हैं तो TLM, क्लॉकवाइज चलते हैं, TLM। तो अब आप देखें, दोनों चित्रों के कॉमन स्थिति टी थी, टी से क्लॉकवाइज चले, TRH यहाँ मिला, TLM यहाँ मिला। तो आप देख रहे हैं टी के नीचे तो टी है, ये तो ऑलरेडी कॉमन है, तो इसका विपरीत तो होगा नहीं। तो आर के नीचे क्या मिला आपको? एल मिला। आर के नीचे एल है तो आर का विपरीत क्या होगा? एल होगा। एच के नीचे क्या है? एम है, तो एच का विपरीत क्या होगा? यम होगा। तो अब आपके मन में संशय होगा कि भाई टी का विपरीत हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो टी का विपरीत 2 चित्र के अलावा या तो तीसरा चौथा चित्र दिया गया हो तो उससे पता चल जाता है, या तो आपके प्रश्न में ऊपर निर्देशित किया गया होता है, या आपके विकल्प में भी दिया गया होता है। तो आइए 1 फेस कॉमन पर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे आपसे कहें कि नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्लस चिन्ह के विपरीत सतह पर स्थित चिन्ह ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्लस चिन्ह के विपरीत सतह पर स्थित चिन्ह ज्ञात कीजिए। अब देखें मित्रों, आपके पास 2 चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या है? कोई न कोई चिन्ह है। अगर चिन्ह है तो स्थिति क्या है? सामान्य पासे की है। अगर ये सामान्य पासे की है तो हम इस पर नजर डालें तो इसमें दिखाई क्या दे रहा है? आप देख रहे हैं कि दोनों चित्रों में एरो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है।
जो कि एक सतह उभयनिष्ठ नाम दिया जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं स्थिति है कैसी, वन फेस कॉमन की है। अगर वन फेस कॉमन की है तो हम करेंगे क्या, दोनों चित्रों के उभयनिष्ठ स्थिति से, कॉमन स्थिति से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अगर हम पहले चित्र में क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपको प्राप्त होता है एरो प्लस इज नॉट इक्वल टू। इस पर अगर आप चलते हैं एरो त्रिभुज आयत, एरो त्रिभुज आयत। तो अब हमने आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, प्लस चिन्ह के विपरीत सतह पर स्थित चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो आप देखें कि प्लस के नीचे क्या है, त्रिभुज है। इसका मतलब यह हुआ कि प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं भी अगर दो चित्रों में वन फेस कॉमन है तो उस कॉमन स्थिति से क्लॉकवाइज चलकर एक दूसरे के नीचे लिख करके, और जो एक दूसरे के नीचे प्राप्त होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से लाल रंग के विपरीत सतह पर स्थित रंग ज्ञात कीजिए। लाल रंग के विपरीत सतह पर स्थित रंग ज्ञात कीजिए। काला, नीला, अब आप देखें दो चित्र दिए गए हैं, दोनों चित्रों में शब्द लिखे गए हैं। तो स्वाभाविक है अगर शब्द लिखे गए हैं तो सामान्य पासा है। सामान्य पासे में स्थिति कैसी है, दोनों चित्रों में कॉमन क्या है, काला। दोनों चित्रों में कॉमन क्या है, काला। अगर दोनों में काला कॉमन है इसका मतलब कह सकते हैं यह वन फेस कॉमन की स्थिति है। अगर वन फेस कॉमन की स्थिति है तो वन फेस कॉमन में करते क्या हैं, उभयनिष्ठ स्थिति से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अगर हम यहाँ चलते हैं तो काला, नीला, पीला। अगर इसमें चलते हैं काला, हरा, लाल। तो मित्रों प्रश्न में आपसे किसका विपरीत पूछा गया है, लाल का विपरीत पूछा गया है। अब आप देखें कि यहाँ पर नीला के नीचे हरा है तो नीला का विपरीत हरा होगा, तो हरा का क्या होगा, नीला होगा। यहाँ पर पीला के नीचे क्या मिला है, लाल मिला है, तो पीला का विपरीत लाल होगा, तो लाल का विपरीत क्या होगा, पीला होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वन फेस कॉमन की स्थिति में उभयनिष्ठ स्थिति से क्लॉकवाइज चलकर एक दूसरे के नीचे लिखते हैं और एक दूसरे के नीचे जो प्राप्त होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। आइए मित्रों अब हम चलते हैं वन फेस कॉमन के अलावा अगर दूसरी स्थिति हो अर्थात टू फेस कॉमन हो तो क्या करें। मित्रों दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें अक्षर लिखे गए हैं, सामान्य पासे की स्थिति है। अगर इन दोनों चित्रों पर नज़र डालें तो हमको T और Z दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं। अगर दो सतह कॉमन हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, टू फेस कॉमन कहेंगे, अर्थात दो सतहें उभयनिष्ठ। तो अब आप ध्यान दें कि अगर दो चित्रों में दो सतहें उभयनिष्ठ हों तो इसका बड़ा नॉर्मल, बड़ा सामान्य रूल है कि दोनों चित्रों की जो बची हुई सतहें होती हैं अर्थात जो भिन्न सतहें होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अर्थात आपने देखा कि T और Z अगर दोनों में चित्रों में कॉमन सतहें हैं तो बच क्या रहा है, L और M बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर L का विपरीत क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। आइए इस तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई एक चित्र दिया गया है, अब आप देखें
यहाँ पर दो चित्र दर्शाए गए हैं जिन पर क्या लिखा गया है, अंक लिखा गया है। अगर दोनों पे अंक लिखा गया है तो हमको सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा। इस समय तो हम सामान्य पासा पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि भाई हम सामान्य पासा ही होगा, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में होंगे तो वहाँ पर ये कोई नहीं बताएगा कि मानक है कि सामान्य है, बल्कि आपको जानना पड़ेगा। तो जानेंगे कैसे? अंक है तो अंक होने पर आपको हमने बताया कि पड़ोसी सतहों को जोड़ते हैं। अच्छा, अगर एक से अधिक 2-3 जो भी चित्र दिए गए, किसी एक चित्र में भी और किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो गया तो मानक नहीं रहेगा, अर्थात सामान्य हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 4 और 3 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इसका मतलब यह है कैसा पासा? यह है सामान्य पासा। और सामान्य पासे में कौन सी स्थिति है? तो आप देख रहे हैं कि 4 और 5 अर्थात दो सतहें उभयनिष्ठ हैं, अर्थात टू फेस कॉमन की स्थिति है। तो अगर टू फेस कॉमन की स्थिति है तो इसका रूल ये कहता है कि जो दो सतहें भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे की विपरीत होती हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाएगा कि लाल रंग के विपरीत सतह पर स्थित रंग ज्ञात कीजिए। लाल रंग के विपरीत सतह पर स्थित रंग ज्ञात कीजिए। अब देखें मित्रों, यहाँ पर दो चित्र दर्शाए गए हैं, इसमें शब्द लिखे गए हैं। अगर शब्द लिखे गए हैं तो सामान्य पासा है। अगर सामान्य पासा है तो कैसी स्थिति है? आप देख रहे हैं काला और हरा इसमें भी है, काला और हरा इसमें भी है, अर्थात आप कह सकते हैं कि दो सतहें उभयनिष्ठ हैं, अर्थात टू फेस कॉमन है। तो अगर टू फेस कॉमन है तो जो बचा हुआ है, बचा क्या है? लाल, और इसमें क्या बचा है? नीला। तो आप कह सकते हैं कि लाल का विपरीत क्या होगा? नीला होगा। इस आधार पर आप टू फेस कॉमन की स्थिति में भिन्न सतह हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और मित्रों आप ध्यान दें कि जब आपके पास पासे से रिलेटेड विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कोई प्रश्न आता है तो उसमें सामान्य पासे से मैक्सिमम प्रश्न आपके पास होते हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रश्न 1 फेस कॉमन से होता है, इसके बाद दूसरे स्थान पे होता है 2 फेस कॉमन। तो अगर आप 1 फेस और 2 फेस कॉमन को मिला करके भी प्रश्न होते हैं, और एक इसकी जो तीसरी स्थिति है जिसको हम नाम देते हैं नो फेस कॉमन, और तीनों को मिला करके भी प्रश्न की स्थिति प्राप्त होती है। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे नो फेस कॉमन पर।